नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारी आधुनिक भारत की ये सीरीज चल रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में बात कर रहे हैं। और इस लेक्चर में भी अब तक हमने बात कर ली है 54 प्रश्नों की। और आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 55 से और इसके आगे चलते चलेंगे। तो शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी ज़रूर से ज़रूर दबा देंगे। देखिए, लेक्चर्स को शुरू करिए तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए ताकि आपको लेक्चर्स को देखने का, अटेंड करने का फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी जॉर्ज ऑकलैंड या डी वारेन हेस्टिंग। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है यह सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग को, या यूं कहें कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD की स्थापना की गई थी। स्थापना क्या, पहले जो है ना, डलहौजी के पहले जो है यह कार्य किसका था, सार्वजनिक निर्माण का कार्य था, एक सैनिक बोर्ड पर था। लेकिन डलहौजी के द्वारा जो है इसे एक अलग विभाग बना दिया गया सार्वजनिक निर्माण के लिए और इसका नाम रखा गया पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या फिर PWD। ठीक है, इस डिपार्टमेंट के बनने के बाद ही जो है सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन भी व्यय किया जाने लगा था। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया। ऑप्शन है आपके पास ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी सर हेनरी हार्डिंग या डी लॉर्ड लॉरेंस। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में जो है 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है अधिनियमित हुआ था। ठीक है, इसको हम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम को पारित कराने में ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है, देखिए, इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय ही प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसको अधिनियमित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था आपका 28 फरवरी 1856 से लेकर के 21 मार्च 1862 तक। ठीक है, ऐसे डेट याद करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं 1856 से 1862 तक लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था। देखिए, हाँ, यह याद करना है कि इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया था। ठीक है, क्यों इस बारे में बात की जा रही, तो इसके बारे में अभी आगे बताया जाएगा आपको। ठीक है, नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध माना गया था और उससे उत्पन्न हुए बालकों को भी वैध मान लिया गया। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। ए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, बी लॉर्ड कैनिंग ने, सी लॉर्ड बर्नहम ने या डी सर हरकोर्ट बटलर ने। चलिए, सही आंसर है इसका, बताइए क्या रहेगा सही आंसर। कब हुआ था महारानी की उद्घोषणा? महारानी की उद्घोषणा बताया गया ना 1 नवंबर 1858 को। कार्यकाल देखिए लॉर्ड कैनिंग का कब से कब तक, 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 तक। तो सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तारीख याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में जो है लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो है महारानी की उद्घोषणा को पढ़ करके सुनाया गया था। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग ही भारत के प्रथम वायसराय भी थे और अंतिम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था। ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड रिपन। चलिए, अभी अभी आपको बताया गया प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को महारानी की उद्घोषणा द्वारा वायसराय के पद को बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ए इलाहाबाद में, बी मद्रास से। सीधा आंसर पर चलते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद। ठीक, नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। ए लॉर्ड, ऑप्शन ए है 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन सी 1860 में सनद के जारी किए जाने से या डी 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने। चलिए,
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। 1858 की साम्राज्य की घोषणा द्वारा जो है देशी राज्यों द्वारा उत्तराधिकारियों को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित कर दिया गया था। देखिए 1 नवंबर 1858 को जो महारानी की घोषणा हुई थी या उद्घोषणा हुई थी, उसमें जो है विलय और विजय की नीति को ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरी तरीके से त्याग दिया गया था। ठीक है, देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकार गोद लेने की अनुमति दे दी गई थी। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके एक नए पद का सृजन किया गया था। उस पद का नाम था वायसराय और लॉर्ड कैनिंग जो है वह प्रथम वायसराय था। इस उद्घोषणा को लॉर्ड कैनिंग द्वारा ही 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में पढ़ करके सुनाया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है आपके पास ए 1858 में, बी 1876 में, सी 1877 में या डी 1885 में। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी जो है 1877 में नियुक्त किया गया था। सामग्री बोल रहा हूँ मैं। आइए देखिए, रॉयल टाइटल एक्ट या फिर राजसी उपाधि अधिनियम 1876 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है और इस अधिनियम के पारित होते ही महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है, रॉयल टाइटल एक्ट के तहत जो ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया था, उसी अधिनियम के अंतर्गत 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाता है महारानी विक्टोरिया को। वहीं इसी प्रकार से यानी कि रॉयल टाइटल एक्ट के द्वारा ही सम्राट एडवर्ड 7 को 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। ऑप्शन है आपके पास ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बी लॉर्ड एलनबरो ने, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या डी सर जॉन शोर ने। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड एलनबरो द्वारा जो है भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया था 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। ठीक है, इनका कार्यकाल था 1842 से लेकर के 1844 तक। यहाँ देखिए 1800 दास प्रथा का समाप्त किया और इनका कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक था। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो। ठीक, 1843 के एक्ट 5 द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त करने में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो ऐसे प्रश्नों को आप स्वयं देखते हैं, तो देखिए और वीडियो को पॉज करिए और फटाक से बताइए कौन सा एक सही सुमेलित है। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू की गई थी। वहीं चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति जॉन लॉरेंस के द्वारा लागू की गई थी तथा सहायक संधि जो है यह लॉर्ड वेलेजली से, वही 1799 वाले से आप याद रख सकते हैं। व्यपगत की नीति जो है लॉर्ड डलहौजी से संबद्ध है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा यहाँ और दिया है तो इसे भी जान लीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक था। इसी कार्यकाल में जो है एओ ह्यूम द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न में सुमेलित करने वाला है, लेकिन इसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बताइए फटाक से कौन सा सुमेलित नहीं है। चल सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड कैनिंग नहीं उच्चतम निष्क्रियता से संबंधित थे। उच्चतम निष्क्रियता या चतुराईपूर्ण निष्क्रियता अथवा कुशल अकर्मण्यता की नीति से जॉन लॉरेंस संबंधित है। ठीक है, बाकी अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि और डलहौजी जो है वह व्यपगत के सिद्धांत से संबंधित था। ठीक है, व्यपगत के सिद्धांत को द्युति का भी सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर या डी लॉर्ड वेलेजली। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बताइए बी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था।
नेक्स्ट फिर से वही सुमेलित करवाने वाला है और पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। प्रश्नों को आप स्वयं पढ़िए। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं होता है। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जबकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके कार्यकाल में होता है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है लॉर्ड वेलेजली के काल में। ठीक है, बाकी अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। वेलेजली सहायक संधि प्रणाली और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन, ठीक, क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच हुआ था और यह लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ था। वहीं लॉर्ड हेस्टिंग के काल में तृतीय तथा अंतिम मराठा युद्ध होता है 1817 और 18 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की पराजय के बाद हेस्टिंग ने जो है पेशवा की गद्दी को 1818 में समाप्त कर दिया तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया। एक एक शब्द पे और एक एक तिथि पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया। ऑप्शन है ए 1858 में, बी 1818 में, सी 1861 में या डी 1802 में। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 1818 में पेशवा की गद्दी को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की विजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा समाप्त कर दिया गया था। यह युद्ध होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच। ठीक, फिर से रिपीट हो गया आपका, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने राजपुताना को देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817 और 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। ऑप्शन है आपके पास ए डेविड ऑक्टरलोनी, बी चार्ल्स मेटकाफ, सी आर्थर वेलेजली या डी सर जॉन जॉर्ज। चल, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स मेटकाफ द्वारा जो है राजपुताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि के विषय में बातचीत की गई थी। देखिए, वर्ष 1817-18 में अभी आपको ऊपर बताया गया कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था और उसके पहले ही हेस्टिंग द्वारा पूरा इसका प्लान किया गया और राजपूतों को इस युद्ध से दूर रखने के लिए, तटस्थ बनाए रखने के लिए हेस्टिंग ने जो है चार्ल्स मेटकाफ, जो कि उस समय दिल्ली का रेजिडेंट था, नियुक्त किया गया। और चार्ल्स मेटकाफ ने राजपूतों को इस हेतु जो है राजी भी कर लिया गया कि वे जो है मराठों और पिंडारियों के प्रति युद्ध में साथ नहीं देंगे तथा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेंगे। ठीक है, युद्ध क्या, तटस्थता बनाए रखेंगे इस युद्ध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, सॉरी ऐसे प्रश्नों को तो आप ही पढ़ते हैं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी सर जॉन सोरे जो है यह आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित नहीं थे। आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित थे लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, देखिए 1814 में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध होता है और वहीं 1815 में दूसरा। पहले आंग्ल नेपाल युद्ध यानी कि 1814 में कोई विशेष सफलता अंग्रेजों को नहीं मिलती है, जबकि दूसरे आंग्ल नेपाल युद्ध यानी कि 1815 में जो है ब्रिटिश सेना का राजधानी नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 30 मील की दूरी तक पहुंच गई थी। ठीक है, परिणाम स्वरूप नेपाल विवश हो जाता है और इसके द्वारा जो है 2 दिसंबर 1815 को एक सुगौली की संधि लेखबद्ध होती है, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित कर दिया जाता है, जिसके तहत अंग्रेजों को कुमायूं, गढ़वाल और शिमला जिले मिल जाते हैं। कुछ बातें इसमें अन्य देखिए, कुमायूं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया था द्वितीय आंग्ल नेपाल युद्ध के परिणाम स्वरूप, और साथ ही साथ जो है मेजर जनरल ऑक्टरलोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मालव का किला समर्पित करने के लिए विवश भी कर दिया था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए, पहली चीज़ तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आजकल सुगौली की संधि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। ठीक, 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि लेखबद्ध होती है, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित कर दिया जाता है। यह युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। ठीक है, 2 युद्ध होते हैं भारत और नेपाल के बीच, एक 1814 में और एक 1815 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए कि यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। चलिए, ऐसे प्रश्नों को आप स्वयं पढ़ते हैं तो वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को टिक करिए। चलिए,
अब तक आपने जो है अपने सही आंसर को टिक कर लिया होगा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। ठीक है, इसी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में बताइए क्या होता है। तो भैया इसी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। हुआ कब था? तो 1799 में। बाकी लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है कुप्रशासन का आरोप लगा करके 1856 में अवध का विलीनीकरण किया जाता है। लॉर्ड एलेनबेरो के काल में सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है 1843 में। ठीक है, सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1843 में लॉर्ड एलेनबेरो के कार्यकाल में होता है। एलेनबेरो का कार्यकाल कब से कब तक था? एलेनबेरो का कार्यकाल 1842 से लेकर के 1844 तक था। वहीं देखिए नेक्स्ट कि हेस्टिंग के कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 और 18 में होता है, जिसमें हेस्टिंग द्वारा 1818 में पेशवा की गद्दी को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। तो यह भी सुमेलित करवाने वाला है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो जल्दी टिक करिए। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध नहीं होता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में। ठीक, ऑकलैंड। आइए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो सुमेलित है उसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए डलहौजी के कार्यकाल में अवध का विलीनीकरण होता है 1856 में। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की जाती है। वहीं लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा जो है चार्टर एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही चार्टर एक्ट 1833 पारित होता है और यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध नहीं हुआ। लॉर्ड लिटन के समय जो है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1878 और 80 में। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में भी। देखिए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी के मध्य हुआ था। ठीक है, इस दौरान गवर्नर जनरल थे जनरल ऑकलैंड। ठीक, वहीं लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 और 1880 के बीच होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। ऑप्शन है आपके पास ए विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मेयो या फिर डी जॉन लॉरेंस। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सर जॉन लॉरेंस जो है यह चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या फिर कुशल अकर्मण्यता की नीति या फिर कुशल अकर्मण्यता की नीति से संबंधित थे। ठीक है, देखिए चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति जो है आंग्ल अफगान के संबंधों में लॉर्ड एलेनबेरो के कार्यकाल में प्रारंभ होकर के लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। ठीक है, इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल यानी कि 1864 से लेकर के 1869 में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर भी मिला था। ठीक है, इतना स्पष्ट अवसर जानने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। ए लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, बी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में या डी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है भारत में प्रथम जनगणना होती है। इसका कार्यकाल था 1869 से 72 तक और वहीं 1872 में ही लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में प्रथम जनगणना होती है। ठीक है, लेकिन लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हो गई थी। ठीक है, अगर नियमित जनगणना के संदर्भ में प्रश्न आएगा तो आपको जो है सही आंसर लॉर्ड रिपन को लगाना है और पूछा जाएगा प्रथम जनगणना कब हुई तो आपको सही आंसर लगाना है लॉर्ड मेयो 1872। ठीक, नियमित जनगणना 1881। यहाँ बताइए कि वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई। ए रिपन, बी लिटन, सी डफरिन या डी लॉर्ड मेयो। जाहिर सी बात है सही आंसर लॉर्ड मेयो है। रिपन के कार्यकाल में तो नियमित जनगणना शुरू हुई थी। नेक्स्ट है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड मेयो या डी लॉर्ड मिंटो। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में घूमते टहलते हो गई थी। ठीक है, यह जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही कर दी गई थी। ठीक,
नेक्स्ट बताइए कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। तो सीधा आंसर बताया जा सकता है ना, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है उसकी हत्या कर दी गई थी। एक सेकंड, नीचे थोड़ा एरर है, मैं थोड़ा सही कर देता हूँ इसे। हाँ, तो बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी, थोड़ा थोड़ा कभी कभी एरर हो जाता है तो इतना आप लोग एडजस्ट किया करिए। चलिए बताइए, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति या फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। ए मिंटो, बी डफरिन, सी एल्गिन या डी लिटन। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटन द्वारा जो है अफगानिस्तान के प्रति अग्र या फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया जाता है। देखिए 1876 में लिटन वायसराय बनकर भारत आता है और उसके द्वारा जो है कुशल अकर्मण्यता की नीति को त्याग करके या चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति को त्याग करके जो है अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया जाने लगता है। ठीक, नेक्स्ट बताइए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। ऑप्शन है ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड डफरिन या डी लॉर्ड कैनिंग। अन्यथा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी और प्लस छत्तीसगढ़, है कि नहीं। चलिए, सही आंसर अभी अभी आपको बताया गया, सीधा चलते हैं आंसर पे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति को अपनाया गया था, कुशल अकर्मण्यता की नीति का त्याग करती है। ठीक, नेक्स्ट बताइए कि कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा। ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड हार्डिंग या डी लॉर्ड मेयो। इसीलिए सबका कार्यकाल भी आपको कहता हूँ याद करते चलिए कब से कब तक था। चलिए, फिलहाल यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो है इन सभी विकल्पों में सबसे ज़्यादा था, 7 वर्षों का। ठीक है, आइए इन सबके कार्यकाल को देख लेते हैं। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर के 1905 तक था। लॉर्ड डफरिन का 1884 से 88 तक। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल हार्डिंग हेस्टिंग से अलग है। हेस्टिंग जो है वह उसके कार्यकाल में हेस्टिंग के आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था और साथ ही साथ जो है बताइए आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था, तृतीय। ठीक, यहाँ देखिए, फिर लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 तक यानी कि 6 वर्षों तक वायसराय बने रहे। वहीं लॉर्ड मेयो जो है वह 1869 से लेकर के 1872 यानी कि 3 वर्षों तक। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में स्थानीय स्वायत्तशासित संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थीं। ए जॉर्ज बार्लो द्वारा, बी लॉर्ड रिपन द्वारा, सी लॉर्ड कर्जन द्वारा या डी लॉर्ड लिटन द्वारा। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन द्वारा जो है 1882 में स्थानीय स्वायत्तशासित संस्थाओं का गठन किया गया था। वे कौन सी संस्थाएं होती हैं स्थानीय स्वायत्तशासित, बताइए। ग्रामीण प्रदेशों में जो स्थानीय बोर्ड होती है, जैसे पंचायतें हैं आजकल, ठीक है, उप विभाग, तालुका या फिर तहसील बोर्ड आदि जो होते हैं। देखिए, चलिए थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1880 में होता क्या है, तो चुनाव होते हैं कहाँ, इंग्लैंड में, और वहाँ पर जो है ग्लैडस्टन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आ जाता है। देखिए, उदारवादी दल यानी कि ग्लैडस्टन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसके द्वारा भारत के बारे में कहा गया कि जो है अपनी भारतीय नीति के बारे में कहा गया था कि हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकर है और साथ ही यह कि भारतीय यह अनुभव करे कि यह हितकर है। ठीक है, इसी दौरान लॉर्ड रिपन को भारत का वायसराय बना करके भेजा जाता है। देखिए, रिपन द्वारा जो है 1882 में स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव लाया जाता है और रिपन के द्वारा इसके माध्यम से नगर पालिकाओं को विकसित किया जाता है। ठीक है, उसकी इच्छा थी कि इस प्रस्ताव के माध्यम से नगर पालिकाएँ अधिक विकसित हो जाएं। ठीक है, इसके अनुसार जो है यानी कि रिपन के अनुसार जो है इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। ठीक, देखिए, इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। ठीक है, और साथ ही साथ इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए थे। ठीक है, आय के साधन फिक्स्ड थे और कार्य भी इनका निश्चित था, यह सब जान लीजिए। नेक्स्ट है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया। ऑप्शन है आपके पास, ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड रिपन। तो सीधा आंसर बता सकते हैं ना, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी,
लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया गया था। अगला प्रश्न है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। ऑप्शन है ए, भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना। ऑप्शन बी, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। ऑप्शन सी, यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। या ऑप्शन डी, आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना संबंधित है इल्बर्ट बिल विवाद से। ठीक है, देखिए इल्बर्ट बिल आया था लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में। हाँ, यह वही लॉर्ड रिपन है जिनके कार्यकाल में स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं का गठन किया गया था और साथ ही साथ उन संस्थाओं को निश्चित कार्य और निश्चित आय के स्रोत भी दिए गए थे। ठीक है, देखिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस बिल के बारे में। तो देखिए सर पीसी इल्बर्ट जो है ना, यह लॉर्ड रिपन के वायसराय की परिषद के विधि सदस्य हैं। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया था जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी गई। ठीक, इस विधेयक का उद्देश्य था, यानी कि इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। ठीक है, तो अब देखिए, अब यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकार पर कुठाराघात माना तथा इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। विरोध के परिणाम स्वरूप जो है 1884 में लॉर्ड रिपन ने जो है अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों के कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया। ऑप्शन है ए, लॉर्ड लिटन, बी, लॉर्ड बेंटिक, सी, लॉर्ड रिपन या डी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में आता है। ठीक, 1881 में आता है। हालांकि इसमें महिलाओं के बारे में, मजदूरों के बारे में कुछ खास प्रावधान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बच्चों से संबंधित प्रावधान थे। तो चलिए देख लेते हैं क्या प्रावधान थे, कैसे थे। देखिए लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत, ये छोड़िए, लॉर्ड रिपन को यह जान लीजिए स्टेटमेंट थोड़ा सा कि लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। ठीक है, देखिए 100 या 100 से, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 की बात कर रहे हैं। देखिए 100 या 100 से अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए गए थे जिन्हें हम प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जानते हैं। देखिए इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक, 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान था। बस यही मुख्य प्रावधान थे। ठीक, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगा दी गई थी और 7 से 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को प्रतिदिन 9 घंटे तक तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि में पारित किया गया था। और कथन 2 है कि एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या डी न तो 1 न ही 2। आपको बताना है कि इन सभी कथनों में से कौन सा सही है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, एन.एम. लोखंडे जो है या ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने में अग्रगामी थे। ठीक है, इनका पूरा नाम था नारायण मेघाजी लोखंडे। ठीक है, फैक्ट्री अधिनियम के बारे में हमने बात की और कहीं भी हमने देखा कुछ इधर उधर संघ बनाने के बारे में नहीं ना, वहाँ पर सिर्फ बच्चों के बारे में बातें की गई थी। ठीक है, तो इस अधिनियम से मजदूर जो है वह सामान्यतः निराश ही थे। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एन.एम. लोखंडे के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए एन.एम. लोखंडे या फिर नारायण मेघाजी लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़ा की मिलों में मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसिक पहल की।
ठीक, हालांकि इतना कुछ विशेष नहीं दिया था जिसके बारे में चर्चा की जाए। चलिए, कभी कभी फ्लो में सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट बताइए कि यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। तो सीधा आंसर बताया जा सकता है ना, है कि नहीं? 1872 लॉर्ड रिपन। ठीक है, 72 था कि 82 था, बताइए? 82। ठीक, 1882 में 1882 72 में तो प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। 81 में वह भी रेगुलर हो गई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को आप स्वयं करते हैं तो करिए। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। स्थानीय स्वशासन जो है यह लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में नहीं आया था, यह आया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। बाकी अन्य विकल्प सही हैं कि सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल से संबंधित है, राज्य अपहरण नीति या फिर व्यपगत का सिद्धांत डलहौजी से संबंधित है, वहीं स्थायी बंदोबस्त यह कार्नवालिस से संबंधित है। नेक्स्ट बताइए, यह भी सुमेलित करवाने वाला है, तो इसमें भी आपको वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को टिक करना है। चलिए, सही आंसर है इसका, देखिए क्लाइव के कार्यकाल में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था? नहीं, क्लाइव के कार्यकाल में बंगाल में दोहरा शासन लगाया गया था 1765 में। ठीक, वहीं विलियम बेंटिक की बात करें तो विलियम बेंटिक के कार्यकाल में क्या होता है बताइए? विलियम बेंटिक जो है यह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट बताइए चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ का संबंध है प्रेस पर प्रतिबंध हटाने से और लॉर्ड कर्जन का संबंध, और एक विकल्प बचता है वह है बंगाल विभाजन। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले का सी 2 में है, बेंटिक दूसरे का डी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। तो देखिए, क्लाइव ने जो है 1765 में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू की थी। बेंटिक नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। और अपने प्रस्ताव में मैकाले की योजना क्या थी? तो मैकाले की योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो परंतु प्रवृत्ति, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले का विचार जो है 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिसमें यह निश्चय हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। ठीक, अब बात करते हैं मेटकाफ की। ठीक है, तो देखिए चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसीलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। बाकी कर्जन के बारे में काफ़ी बार बात हुई है कि 1905 में इसके कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में सुमेलित करवाने वाला है, तो इस प्रश्न को भी आप स्वयं करेंगे वीडियो को पॉज करके। चलिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना सही आंसर टिक कर लिया होगा। तो देखिए, डलहौजी का संबंध है व्यपगत की नीति या फिर राज्य हड़प सिद्धांत से। लॉर्ड विलियम बेंटिक का संबंध है, बताइए? विलियम बेंटिक का संबंध है सती प्रथा के निषेध से 1829 के नियम 17वें के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड रिपन का संबंध स्वायत्त शासन से है, तो कर्जन का संबंध बंगाल विभाजन से। चलिए मैच कराते हैं। तो पहले का डी 2 में है, विलियम बेंटिक दूसरे का ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए व्यपगत का सिद्धांत, इन सब के बारे में काफ़ी बातें हो चुकी हैं, तो दोबारा से चर्चा करके टाइम बढ़ाने का आपका कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट बताइए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है। तो यह भी सुमेलित करवाने वाला है और आप भी पढ़िएंगे। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड एलनवेरो के कार्यकाल में 1843 में सिंध का भारत में विलय होता है। ठीक, चलिए एलनवेरो का कार्यकाल 42 से 44 तक था, आपको बताया भी गया है। नेक्स्ट बताइए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। ऑप्शन है आपके पास ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी
लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या फिर ASI की स्थापना होती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं बेसिक। तो देखिए, सबसे पहले तो पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास किया गया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के द्वारा। इसकी स्थापना जो है 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, एशियाटिक सोसाइटी के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया जाता है। तो बाद में 1871 ईस्वी में अलग से एक विभाग बनाया जाता है पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए। सबसे अंत में जो है 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की जाती है, जिसके महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया जाता है। और इसकी स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। कार्यकाल कब से कब तक था लॉर्ड कर्जन का? लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से लेकर के 1905 तक। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन के काल में, बी लॉर्ड वेलेजली के काल में, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में, या डी वारेन हेस्टिंग के काल में। तो ठीक है, इसमें तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर हमने यही देखा कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको एकीकृत और केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए, जिसके प्रथम महानिदेशक बनते हैं सर जॉन मार्शल। ठीक, यानी कि सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन है आपके पास ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड हार्डिंग, या डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए, सही आंसर है इसका कोई नहीं। ठीक है, देखिए कर्जन और मेयो दोनों इससे संबंधित हैं। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन तो आप अच्छे से समझेंगे। देखिए 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। ठीक, बिल्कुल क्लियर है, ऊपर बताया गया आपको। नेक्स्ट देखिए, उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे। ठीक, यानी कि मेयो उस समय गवर्नर जनरल था और ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अर्गिल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। ठीक, तो अर्गिल और मेयो इस दोनों ही नाम इस विकल्प में कहीं पर भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बात हो रही है, ASI की नहीं। ठीक, ASI अगर यहाँ होता तो सही आंसर क्या होता है? ASI अगर यहाँ होता तो सही आंसर होता लॉर्ड कर्जन। तो यह आंसर यह प्रश्न ही गलत है और इसको जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा भी निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, कहीं भी अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको जो है लगाना है मेयो को, और मेयो के विकल्प में न रहने की स्थिति में आपको जो है अर्गिल को टिक करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? ऑप्शन है ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड लिनलिथिगो, सी लॉर्ड कर्जन, या डी लॉर्ड कैनिंग। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग के, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1904 में यह एक्ट पारित होता है। कौन सा एक्ट? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट। ठीक है, और 50,000 की धनराशि भी आवंटित की गई थी। ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत हेतु इस एक्ट को पारित किया गया था 1904 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। नेक्स्ट बताइए कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी GK गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, या डी एनी बेसेंट। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, GK गोखले द्वारा जो है लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के द्वारा की गई थी। कारण क्या था? कारण यह था कि औरंगजेब ना अपनी जनता की सुनता था, ना ही लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बताइए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। पहला लॉर्ड कर्जन, दूसरा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, दूसरा लॉर्ड हार्डिंग, और चौथा है लॉर्ड इरविन। आपको क्रम लगाना है। ठीक है, इनकी पदावधियों का क्रम लगाना है, तो जल्दी से लगाइए पदावधियों का क्रम, नीचे विकल्प दिए हुए हैं। चलिए, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। देखिए कर्जन का कार्यकाल हमने कई बार डिस्कस किया, 1899 से लेकर के 1905 तक का है। वहीं हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 1916 तक था, इसके बारे में भी बात हुई हमारी। तो चेम्सफोर्ड का कार्यकाल याद करिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक, तो 1916 से 1921 तक चेम्सफोर्ड का कार्यकाल रहता है। और लॉर्ड इरविन के बारे में आप ऐसे ख्याल रख सकते हैं कि गांधी इरविन एक समझौता हुआ था, तो वहीं से आप इसे याद कर सकते हैं। 1926 से 1931 तक इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, निश्चिंत रहिए आप। देखिए
कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905, हार्डिंग का 1910 से 1916, चेम्सफोर्ड का 1916 से 1921 और इरविन का 1926 से 1931। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। और कथन 2, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। आपको बताना है नीचे कूट से कि सही उत्तर कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो नहीं है, बी है एक और दो दोनों, सी केवल दो, या फिर डी न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दोनों ही कथन सही हैं। देखिए 1905 में जो असैनिक प्रशासन के संदर्भ में सुधार किए गए थे वह किए गए थे लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। इसने जो है प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और इस निर्णय के अनुसार इसने जो है बंगाल को दो भागों में बांटा, एक तो पूर्वी बंगाल और आसाम में दो भागों में बांट करके पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बना दिया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, चोल नागपुर को शामिल कर दिया गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त उसके द्वारा जो है मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव कर दिया गया था। ठीक है, फिर से बता दूं आपको, तो देखिए 1905 में गवर्नर जनरल द्वारा जो है प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया और इस निर्णय के अनुसार इसने जो है बंगाल को दो भागों में बांटा, जिसमें पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नए प्रांत का सृजन कर दिया गया। नेक्स्ट कि बंगाल के पश्चिमी भाग में इसके द्वारा जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और चोल नागपुर को शामिल कर दिया गया और अंत में इसके द्वारा मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया गया था। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी। ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन द्वारा, बी लॉर्ड मिंटो द्वारा, सी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा या डी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। सी लॉर्ड डलहौजी हैं। चलिए, इसका आंसर आप जो है लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों को दे सकते हैं। देखिए लॉर्ड मिंटो के काल में जो है पृथक निर्वाचन की पद्धति लाई गई थी, बहुत अच्छे से पता है, इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। तो वहीं कर्जन के काल में बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। ठीक है, और उद्देश्य क्या था, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरे नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। ठीक है, जो बंगभंग किया गया था। खैर इसके बारे में अभी आगे और अच्छे से बात होगी जब हम पढ़ेंगे बंगाल के विभाजन को। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा। ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड मिंटो। अन्यथा ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है यह कथन लिखा गया था। वास्तव में जो है अंग्रेज यह समझते थे कि कांग्रेस जो है नरमपंथियों के नेतृत्व में अब खत्म होती जा रही है, यानी कि कमज़ोर होती जा रही दिन प्रतिदिन, और जनता में इसकी पैठ बिल्कुल नहीं है। और इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। उन्होंने वर्ष 1900 में ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि मैं इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। साथ ही साथ इसने यानी कि कर्जन ने 1903 में मद्रास के गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत आया हूं मेरी यही नीति रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। एक बार ऐसा भी हुआ था कि कर्जन ने जो है कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार भी कर दिया था। ठीक है, देखिए कर्जन कितना कांग्रेस को नष्ट करने के लिए उत्साहित था। आइए अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की। ऑप्शन है आपके पास ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड हार्डिंग या डी लॉर्ड मिंटो। चलिए, सही आंसर क्या होगा इसका। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मिंटो के द्वारा जो है पृथक निर्वाचन को लाया गया था। ठीक है, वास्तव में उस समय जो है लॉर्ड मिंटो भारत के सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो है भारत के वायसराय थे और जॉन मार्ले भारत सचिव थे। ठीक है, इनके द्वारा जो सुधार लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909, इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की बात की गई थी और उद्देश्य था कि मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना या फिर मुसलमान कांग्रेस से अलग हो जाएं। नेक्स्ट बताइए कि यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड इरविन या डी लॉर्ड रीडिंग। चलिए,
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रीडिंग जो है यह भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। इसका कार्यकाल 1921 से 1926 तक रहा। प्रमुख घटनाएं इसके काल की: चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन और रॉलेट एक्ट का निरसन। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो चूंकि सुमेलित करवाने वाला है तो इसको आप स्वयं करेंगे, जल्दी से करिए, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। यह कर्जन से संबंधित नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का था, है कि नहीं। तो यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है लॉर्ड लिटन के काल से। ठीक है, निश्चिंत रहिए, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बात होगी अभी हमारी कुछ देर बाद या कुछ लेक्चर्स के बाद। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है। ठीक है, सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में संबद्ध पत्र को चेतावनी दे सकती थी अथवा उससे जमानत भी ले सकती थी, जमानत को जब्त भी कर सकती थी, और यदि यह अपराध पुनः किया जाता तो सरकार छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस को भी जब्त कर सकती थी। अर्सिकन पेरी द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक बताया गया था। साथ ही साथ एस.एन. बनर्जी द्वारा जो है इसे आकाश से वज्रपात कहा गया। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अन्य अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। सोच लीजिए, एक एक्ट आता है और कई समाचार पत्र फंस जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 3 ही ऑप्शन है, एक चौथा मैं पढ़ दूंगा। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है ए, ठगी का दमन, विलियम बेंटिक, बी, इल्बर्ट बिल रिपन, सी, रिंग ऑफ फेंस की नीति, वारेन हेस्टिंग, या फिर डी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन से संबंधित नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अभी हमने बात की, यह जो है 1878 का अधिनियम था, जिसके तहत सरकार द्वारा अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध के कारण जो है, जो संबद्ध पत्र होते थे, संबद्ध पत्र यानी कि जिन पत्रों में ऐसी अवांछनीय विषयों को जो सरकार नहीं चाहती थी प्रकाशित किया जाए, उनको प्रकाशित कर दिया जाता था। तो उन समाचार पत्रों या प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाता था अथवा उनसे जमानत लिया जाता था। वह जमानत को भी जब्त कर सकते थे। ठीक है, और पुनः अपराध किया तो प्रिंटिंग प्रेस को भी जब्त कर लिया जाता था। ठीक है, और यह अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, न कि कर्जन के कार्यकाल में। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ। ऑप्शन है ए, लॉर्ड मिंटो, बी, लॉर्ड हार्डिंग, सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या डी, लॉर्ड रीडिंग। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में कलकत्ता से भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्ष था 1911 का। ठीक है, देखिए, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने जो है वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम तथा महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, यानी कि दिल्ली दरबार थर्ड, ठीक, तीसरे दिल्ली दरबार में जो है कलकत्ता की भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, देखिए, तीसरे दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और साथ ही साथ राजधानी के स्थानांतरण की भी घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, कौन महाराज आए थे? तो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आई थी। कार्यकाल और किसका था? तो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, उन्हीं का कार्यकाल चल रहा था। चलिए, यहाँ बताइए। तो यह सुमेलित करवाने वाला है, तो आपको ही सुमेलित करवाना, जल्दी से करिए। देखिए, वीडियो पॉज करके सुमेलित करवाया करिए, थोड़ा आसानी होती है। चलिए, बात कर लेते हैं सही आंसर की। तो इसका सही आंसर है, देखिए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चूक या हड़प का सिद्धांत। हमने कई बार बात की, यह लॉर्ड डलहौजी से संबंधित था। बंगाल का विभाजन कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल में दोहरा शासन लॉर्ड क्लाइव जिम्मेदार थे उसके लिए, और सामाजिक सुधार यह बेंटिंग के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में सामाजिक सुधार हुए थे। ठीक है, यानी कि 3, 1, 2, 4 सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो थोड़ा एरर फिर से आ गया है, 1 सेकंड रुकिए, मैं इसमें सुधार करता हूँ। चलिए, देखिए, सूचियाँ दी हुई हैं, इनको आपको मैच कराना है। तो चूंकि ऐसे प्रश्नों को आप स्वयं ही पढ़ते हैं तो पढ़िए। देखिए, सारी नहीं आ पाई हैं। इधर ए साइड की सूची आई है और बी साइड की सूची मैं आपको फिर से दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में।
चलिए आप क्या करिए ना, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा लंबा पॉज लेकर के चलिए इसमें, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सामने रहें। चलिए फिलहाल देखिए, सूची 1 ये है, सूची 2 यहाँ पर है, सूची 1 यहाँ पर है और सूची 2 यहाँ पर है, इनको आपको मैच कराना है, ठीक है। चलिए मैं इसे बता देता हूँ। देखिए यह काफ़ी उल्टा सीधा दिया गया था। भारत का गवर्नर जनरल, चार्टर एक्ट से आप इसे ले सकते हैं, अरलाप, पेरिस वगैरह ये सब जो दिया है, इनको हटाते हुए सीधा सीधा इनके नामों के शॉर्टकट से कि वेवेल से ले सकते थे, कार्नवालिस से समझ सकते थे, मिंटो से समझ सकते थे और लुई माउंटबेटन से समझ सकते थे। बाकी बहुत कठिनाई होती इस प्रश्न को समझने में, ठीक है। चलिए देखिए, अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल का अधिग्रहण के उपरांत जो है कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया जाता है और इस एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं वारेन हेस्टिंग, ठीक है। देखिए यद्यपि विकल्प में वारेन हेस्टिंग नहीं है तो उसका उत्तरवर्ती कार्नवालिस सही होगा। देखिए हमने बात हमेशा की है कि अगर विकल्प में कोई एक ऑप्शन नहीं है तो उसके बाद के क्रम का उसके बाद का जो पहला व्यक्ति होगा वही सही आंसर होता है, ठीक है। बाकी 1833 के चार्टर एक्ट से संबंधित 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा डलहौजी की नियुक्ति होती है, 1858 के एक्ट द्वारा जो है मिंटो की नियुक्ति और 1935 के एक्ट द्वारा वेवेल की नियुक्ति होती है, ठीक है। हालांकि क्रम इनका यह नहीं था। नेक्स्ट भी मैच कराने वाला है, और ये तो काफ़ी बार प्रश्न बात हो चुकी है इसके बारे में, कोई आपके लिए मतलब ज़्यादा ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको इसमें। चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए सतारा का 1848 में, जैतपुर और संबलपुर दोनों का 1849 में, अवध का जो है 1856 में और झांसी का 1853 में होता है। यहाँ 54 गलत दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि जब 54 है तो हमको 54 ही टिक करना होगा, ठीक है। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा भाई? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राज बहादुर ने निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड मेयो या डी लॉर्ड डफरिन, अन्यथा ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए हुआ क्या था कि 1857 के विद्रोह के समय जब अंग्रेजों को सहायता दिया गया देसी राज्यों द्वारा या फिर देसी जमींदारों द्वारा, आदि द्वारा जब सहायता दी गई, देसी शासक जमींदार इन सब ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा सहायता दी थी, ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा जो है उनको अनेक उपाधियां दी जाने लगी, जैसे कि अनेक उपाधियां दी जाने लगी, भूमि अनुदान और ऋण माफी की सुविधाएं भी दी जाने लगी, ठीक है। और इसी क्रम में इनके द्वारा जो है हिंदुओं को जो उपाधि दी गई उसमें प्रमुख उपाधि थी राय बहादुर की, तथा मुस्लिम और पारसियों को दी जाने वाली इसी के समकक्ष उपाधि थी खान बहादुर, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इस लेक्चर का यही अंत होता है और अपने अगले डिस्कशन में हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ठीक है। बाकी चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, इसी वजह से डिस्कशन थोड़ा रुक सा गया था आपका। चलिए फ़िलहाल कुछ वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।